Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 2 of the work energy and power by इशफाक सर. ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फोर्स हमेशा वर्क करता है. तो फिर हमने बोला कि वर्क डन बाय द फोर्स कैसे निकालते हैं. बट क्या रियली में जो हमने पढ़ा है क्या वही है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, मतलब कि work done by the force is equivalent to the dot product between the force and the displacement produced in the body. डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. क्या ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है सर, क्या ये डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी है? बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो गई है? हाँ, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. यहाँ पर मैं देखूंगा कि आपका आंसर क्या रहेगा. तो सपोज ये मेरे पास एक रिजिड वाल है, मतलब कि घर की दीवार है, और ये कॉर्नर है घर का, जो कमरे का ये कॉर्नर होता है, तो वही है यहाँ पर ये. और इस कॉर्नर में मैंने एक कुशन रखा, एक तकिया रखा यहाँ पर मैंने. समझ में आ रहा है? ये तकिया रखा मैंने यहाँ पर, और इस तकिए पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अपनी उंगली से ऐसे. समझ में आ रहा है? सपोज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन दिस कुशन, दिस बॉडी. मुझे एक बात बताओ, क्या ये कुशन जो है क्या ये डिस्प्लेस हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर नहीं हो जाएगा, ये डिस्प्लेस कहाँ रहेगा, हो जाएगा, ये तो उधर ही है. ये कहाँ पे है? द होल कुशन इज इन द कॉर्नर. ये तो कॉर्नर पे ही रहेगा, ये डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा क्योंकि पीछे तो रिजिड वाल है, वो इसको अंदर जाने नहीं देगा. समझ में आया? सो देयर विल बी नो वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो अगर आपका ऐसा मानना है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 0, सो देन आप अच्छे से गलत है, क्योंकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है. एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पर, मतलब कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. हु टोल्ड यू दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? एक्चुअली हम सिंपल फैशन में ये बोलते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी नहीं होती है. एक्चुअली ये क्या होता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कोई लाइन ऑफ एक्शन होगी. फिर जब ये फोर्स किसी बॉडी पे पड़ता है ना, ये किसी पॉइंट पे पड़ता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. एज इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. ये ऐसा पॉइंट है बॉडी पे जहां पर फोर्स लग रहा है. तो आपने देखना है कि जब ये फोर्स किसी बॉडी पे पड़ेगा, फिर जिस पॉइंट पे पड़ेगा आपने बस वो देखना है कि वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ. अगर वो डिस्प्लेस हो गया ना, तो समझना कि फोर्स हैज गिवन सम डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, देन देयर विल बी सम वर्क डन. अरे बात सुनो, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे था, मैं थोड़ा इसको जूम करके इधर बनाता हूँ. जब मैंने इस क्वेश्चन पे फोर्स अप्लाई किया, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो क्वेश्चन को क्या होगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, कुछ लगभग ऐसी हो जाएगी इसकी शेप. तो इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पर है, ये पहले इधर था, अब ये यहां पहुंचा. तो ये खुद ब खुद यहां तो नहीं पहुंचा ना. यू हैव अप्लाइड सम फोर्स, उस फोर्स की वजह से ये पॉइंट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया. समझ में आ रहा है? तो दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन गॉट सम डिस्प्लेसमेंट, सो देयर विल बी वर्क डन बाय दिस फोर्स. समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली मोटे मोटे तौर पे ये होता है कि वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. बट डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है रियलिटी में. रियलिटी में ये डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होगा, आपने वो पॉइंट देखना है कि वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ. क्वेश्चन इज, सर अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फिर हम क्यों लिख रहे हैं कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? क्योंकि हम हर किसी बॉडी को रिजिड मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल मानते हैं. ये तकिए की तरह नहीं है. हम उसको क्या मानते हैं? उसको इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, रिजिड मानते हैं, फिक्स्ड. समझ में आ रहा है? तो अगर ये बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, समझना मेरी बात. दिस इज द सरफेस ऑन विच दिस बॉडी इज प्लेस्ड. तो इस बॉडी पे मैं यहां पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं, वो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है.
तो ये बॉडी हम रिजिड मानते हैं। क्या मानते हैं हम? रिजिड बॉडी मानते हैं। जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी यहां तक डिस्प्लेस हो गई। समझना बहुत अच्छे से, बॉडी यहां तक डिस्प्लेस हो गई। सो अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट बॉडी में कितनी हुई, तो सेंटर टू सेंटर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मगर ये कौन सी बॉडी थी? रिजिड। इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट भी देखें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पर है तो वो यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट भी बराबर वही की वही होगी। अगर आप देख लेंगे ये एक्यूरेट वही डिस्प्लेसमेंट होगी जितनी बॉडी को मिली, क्योंकि ये बॉडी हमने क्या मान ली है? रिजिड। दैट इज व्हाई वी डोंट sometimes call it as a point of displacement of the point of application, we call displacement of the body। मगर अगर आपने लिखा कि work is said to be done by the force if the force produces some displacement in the body in the direction of the application of the force, then आपने जो बॉडी ली थी वो आपने रिजिड मानी थी। एक्चुअली तकिया में भी वर्क हो गई है, उस फोर्स ने वर्क करी है क्योंकि उसने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस किया है। सो पहला ये की पॉइंट है आपके लिए वर्क के लिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट होती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क डन। अब दूसरा पॉइंट रिगार्डिंग वर्क डन क्या है? पहला पॉइंट अब ये बना रिगार्डिंग वर्क कि वर्क हम तब तक नहीं कहेंगे कि एक फोर्स ने वर्क करी है जब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा। समझ में आया? नाउ सेकंड पॉइंट जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकती है, बिसाइड्स इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, पर कभी भी ये नहीं बोलना कि वर्क इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो कि वर्क जब भी करेंगे आपने तो एनर्जी को ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर करने के दो तरीके, या तो आप सप्लाई कर रहे हैं या तो आप बॉडी से विड्रा कर रहे हैं। तो ये देखेंगे ये सप्लाई कब हो रही है और विड्रा कब हो रही है, और कब सप्लाई नहीं हो रही है, विड्रा नहीं हो रही है, कब ऐसा चीज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अब दूसरा पॉइंट जो वर्क के बारे में, दैट इज पॉजिटिव वर्क। वर्क पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव वर्क वी नो वेरी वेल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट ds, इसका मतलब यह है कि f मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द वर्क। अब बात सुनो, यहां पर बहुत अच्छे से इस चीज को एनालाइज कर लो। ये जो फोर्स है ये यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है तो पॉजिटिव होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव है क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है यहां पर। तो ये जो हम ले रहे हैं दीज आर पॉजिटिव। सो now work will be positive if cos theta is positive, क्योंकि positive into positive will be positive। समझ में आ रहा है? So now it is wholly and solely dependent on this cos theta। When cos theta will be positive we can say that work done will be positive। So cos theta कब positive होगा? It will be positive if theta is greater or equivalent to 0 but less than 90 degree। जब भी थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो cos थीटा का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। वो 1 से लेके 0 तक आता है, 0 नहीं आता है जब 90 तक देंगे वैल्यू। तो इसका मतलब है कि cos थीटा विल बी पॉजिटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू 0 बट लेस देन 90। मतलब कि जब थीटा एक्यूट एंगल होगा। तो व्हेन द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर इज एक्यूट, जब थीटा क्या होगा? एक्यूट, तो cos थीटा जो है वो आपको पॉजिटिव आएगा। जब cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब यह है कि वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव, और वी कैन से इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो वर्क कब पॉजिटिव आती है? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्यूट एंगल, फॉर एग्जांपल, और जीरोड एंगल इवन। ये मेरे पास एक बॉडी है, ये यहां पर रेस्ट कर रही है इस सरफेस पे, तो ये मैं फोर्स इधर की तरफ खींच रहा हूं इस फोर्स की तरफ से, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, और बॉडी भी डिस्प्लेस पे उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो पता है एंगल क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में? दैट इज 0 डिग्री। सो आपको पता है कि ये एक्यूट एंगल में आता है बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो कम होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्यूट एंगल। तो मुझे ये बताओ, जिधर की तरफ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अगर उधर ही की तरफ बॉडी भी डिस्प्लेस हो गई तो वर्क क्या निकलेगी? वर्क पॉजिटिव निकलेगी बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 0, दैट इज
It is acute angle. It is acute angle. Now, what do we understand by positive work? इतना तो समझ में आया पॉजिटिव वर्क कब निकलेगी. पॉजिटिव वर्क तब निकलेगी जब हम एंगल किसके दरमियान, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान पॉजिटिव लेंगे, तब जाके वर्क पॉजिटिव आएगी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क? क्योंकि सर ने बोला है कि वर्क का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्क का मतलब यह है कि एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द बॉडी. एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द बॉडी, यानी कि जो फोर्स वर्क जो करेगा, अगर वो वर्क पॉजिटिव निकली तो इसका मतलब ये है कि देयर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. मगर कौन सा? सप्लाई और विड्रा. इट इज द सप्लाई. ये क्या है? यहां पर एनर्जी सप्लाई हो रही है बॉडी को. एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द बॉडी. बॉडी को एनर्जी सप्लाई हो रही है. तो इस चीज को मैं यहां पर क्लियर करता हूं. ये ग्राउंड है और यहां पर ये एक पत्थर है, स्टोन. समझ में आ रहा है? मैं अपने हाथ से इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं. तो अपने हाथ की तरफ से मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मस्कुलर फोर्स. तो किधर की तरफ खींच रहा हूं? मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं. मैं सपोज दिस इज माय फोर्स, दिस इज माय फोर्स, जो मैंने इसको इधर की तरफ खींचा. समझ में आ रहा है? सो फोर्स किधर की तरफ? ऊपर की तरफ. और बॉडी, ये जो स्टोन है, ये किधर की तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ. तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट? इट इज 0. तो एक्यूट होगा. तो इसका मतलब यह है कि सर ने बोला कि वर्क क्या निकलेगी? वर्क विल बी पॉजिटिव. अगर वर्क पॉजिटिव निकली तो सर का मतलब यह है कि एनर्जी इसको सप्लाई हो रही है. एनर्जी सप्लाई हो रही है किसको? इस पत्थर को एनर्जी मिल रही है. वो किसने दे दी? वो मैंने दे दी, मस्कुलर फोर्स की वजह से जो मैंने वर्क करी. तो जब मैंने वर्क करी तो ये ऊपर की तरफ पत्थर आया. समझ में आया? तो अगर मैंने इसको एनर्जी नहीं दी होती तो जब मैं हाथ से छोड़ता हूं इसको, ये नीचे की तरफ आती है. इसका मतलब ये है कि इसको एनर्जी बढ़ गई है, वो स्टोर हुई है. वही एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में वापस आ रही है. तो वही एनर्जी इसको मिली है. वो एनर्जी किसने दे दी इसको? वो हमने दे दी है इसको. समझ में आ रहा है? वो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे. पर यहां पर जब हम पत्थर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं. तो इसका मतलब कि हम पत्थर को एनर्जी दे रहे हैं. जितना हम ऊपर ले जाएंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, H समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क का मतलब. अब है नेगेटिव वर्क कब बोलते हैं? तो व्हेन विल बी द वर्क नेगेटिव? व्हेन विल बी वर्क नेगेटिव? तो अगेन यू नो वेरी वेल, वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा. तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव कब नेगेटिव बनेगा? जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि वर्क विल बी नेगेटिव. वर्क विल बी नेगेटिव व्हेन cos थीटा इज नेगेटिव. तो cos थीटा कब नेगेटिव होता है? उसका मतलब ये होगा जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, लेस आर इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री होगा. यानी कि एंगल जब ऑब्ट्यूस होगा. अगर एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो cos थीटा नेगेटिव निकलता है. जब cos थीटा नेगेटिव निकला, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, वी विल गेट वर्क विल बी नेगेटिव और लेस देन 0. समझ में आ रहा है? तो वर्क कब नेगेटिव निकलेगी? जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 से बड़ा और 180 तक होगा. इवन 180 भी ले लो. समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एंगल भी ले लो. तो तब वो क्या निकलेगी? नेगेटिव निकलेगी. सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव वर्क? ये तो पता चला कि नेगेटिव वर्क कब निकलेगी. अब मुझे ये बताओ कि नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क का मतलब ये है कि ये भी तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है. इस वर्क की वजह से भी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी. क्या सप्लाई हुई होगी कि विड्रा हुई होगी? यहां पर एनर्जी विड्रा हो रही है. किससे? बॉडी से. एनर्जी इज विड्रॉन फ्रॉम द बॉडी. फ्रॉम दी बॉडी. जब नेगेटिव वर्क होती है तो उस टाइम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बॉडी से टू द सराउंडिंग. अभी हम ये बता देंगे. तो ये चीज मैं क्लियर यहां से करता हूं. ये मेरे पास एक बॉडी है, ये सरफेस है. तो इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई. तो ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है यहां तक. समझ में आ रहा है? सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट which is produced in the body due to this force, application of this external force. So इस फोर्स ने कुछ वर्क करी होगी. हम बिल्कुल करी होगी क्योंकि इसने डिस्प्लेस कराया बॉडी को. पर उस टाइम पे जब ये फोर्स लग रहा था, उस टाइम पे एक और फोर्स लग रहा था
कहां पे? along the surface in contact, parallel to the surface in contact between the body and the surface, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस नीचे है उनके बीच में एक फोर्स लग रहा था, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी को इस डायरेक्शन में, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये मान लीजिए, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां डिस्प्लेस हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स ने भी वर्क करी होगी, हाँ। बिसाइड्स दिस फोर्स, दिस फ्रिक्शनल फोर्स हैज आल्सो डन सम वर्क। सो जरा वो फ्रिक्शनल फोर्स की वर्क निकालेंगे, वो कैसी होगी, क्योंकि मैंने बोला कि वर्क इज ऑलवेज डन बाय द फोर्स, तो वो देख लेंगे। सो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज एफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? तो इट इज 180 डिग्री। तो व्हाट इज cos 180? इट इज -1। सो एफ डी इट इज -FD, मतलब कि लेस देन 0, नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने यहां पर जो वर्क करी, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी से एनर्जी विड्रॉ करता है। हाँ, ये पॉइंट अभी नोट कर लो। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी वर्क करेगा ये नेगेटिव वर्क करता है, और नेगेटिव वर्क होने के साथ होने का मतलब ये है कि ये बॉडी से एनर्जी निकालता है। ये आपको ऐसे क्लियर होगा, ये मेरे पास आते हैं, ये मेरे पास एक और आते हैं, मैं इनको रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो वर्क जब करता है, डिस्प्लेस कर रहा है। जब मैं इस हाथ को उधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव वर्क, समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव वर्क हो रही है, तो यहां पर नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? एनर्जी इज विथड्रॉन फ्रॉम द हैंड, तो हाथ से एनर्जी बाहर निकलेगी, एंड यू नो वेरी वेल इट गेट्स हीटन अप, तो ये हीटेड अप हो जाता है, ये हीट अप हो जाता है। तो वो हीट जो एनर्जी है वो कहां से आई? वो नेगेटिव वर्क की वजह से आई। समझ में आया ये चीज भी? नाउ देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जीरो वर्क। वर्क जीरो कब होगी? नाउ वर्क जीरो कब होगी? जीरो वर्क, ठीक है। अगेन हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो एफ तो नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डीएस भी कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, समझ में आ रहा है? चलो मैं बोल रहा हूं कि जब कुछ फोर्स लगेगा कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो अगर उनके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच के बीच में अगर एंगल कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से cos थीटा 0 बनेगा, तब जाके ये पूरा 0 बनेगा। तो यू नो वेरी वेल cos 90 इज इक्विवेलेंट टू 0। इसका मतलब यह है कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और इन अदर वर्ड्स, इन नटशेल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर नॉर्मल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जरूरी नहीं 90, ये ऐसे होगा, ऐसे अगर हम एंगल को ऐसे मान रहे हैं, यहां से मेजर कर रहे हैं, तो 90 डिग्री बना, तो यहां पर 80 बनेगा, 180, तो यहां पर 270 बनेगा, यहां तक, समझ में आ रहा है? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 270 डिग्री, फिर से ये नॉर्मल है, ये जरूरी नहीं है 90 डिग्री। मैं कह रहा हूं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और इन अदर वर्ड्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉर्मल टू द फोर्स वेक्टर, देन वर्क कम्स आउट टू बी 0, बिकॉज cos 90 cos 270 इज 0, तो उसकी वजह से ये 0 बनेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एंगल इनके बीच में 90 होगा। जब फोर्स ही नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगी, जब फोर्स तो पड़ रहा पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो फिर भी वर्क नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन दो चीजों को मान रहा हूं कि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है वो फोर्स के नॉर्मल है, तब जाके वर्क क्या निकलती है? 0। तो अब आपको ये कंसेप्ट भी पता चला होगा कि वर्क 0 कब निकलेगी। वर्क तब 0, 3 केसों में वर्क 0 निकलेगी। जब फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क 0, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, फोर्स तो लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो वर्क 0 निकलेगी। हाँ, अगर फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 90, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नॉर्मल टू ईच अदर, तो वर्क नहीं होगी। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं जो मशहूर हो गई है, दैट इज कुल्ली वाली एग्जांपल। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहे थे कि 9th में भी कुछ आपने पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा
ये कुल्ली है, इसके सर पे एक गठरी है, चलो उस गठरी का मास m है, समझ में आ रहा है। तो उस गठरी पे एक फोर्स पड़ रहा है, उस पे तो बहुत सारे फोर्सेस पड़ रहे हैं, पर मैं उस फोर्स की बात करूंगा जिसको उन्होंने कुल्ली नाम दिया है, जिस फोर्स को उन्होंने नाम ही कुल्ली दे दिया। तो ये इसका मास m है, तो इस पे वेट नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा इसको विद वेट mg, दैट इज द वेट ऑफ दिस, दैट इज द वेट ऑफ दिस, जो ये है कुल्ली का जो उसके ऊपर गठरी है उसका वेट mg है। तो फोर्स इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और कुल्ली ने इस बॉडी को A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक पहुंचा दिया, ये ग्राउंड है। तो ये यहां पर फिर से कुल्ली बनेगा, ना कुल्ली ऊपर होगा ना नीचे होगा, उसकी हाइट फिर से h ही होगी। ये जो गठरी है वो यहां पहुंची, समझ में आ रहा है। तो इधर की तरफ फोर्स फिर से लग रहा है mg। पर मुझे एक बात बताओ, जब फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पर जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो किधर की तरफ डिस्प्लेस हो गए, इधर की तरफ। व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। तो वर्क कितनी की होगी, तो वर्क विल बी 0। किसने, कुल्ली ने कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। मैंने बोला आपको फिजिक्स में बंदा काम नहीं करता है, फिजिक्स में फोर्स काम करता है। आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को कुल्ली बोलते हैं तो मैं मानता हूं कि कुल्ली ने कोई काम नहीं किया, बट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच हैज डन नो वर्क। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नो वर्क। तो नो वर्क का मतलब यह है कि देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नाइदर आप इस गठरी को एनर्जी दे रहे हैं नॉर आप इस गठरी से आप एनर्जी ले रहे हैं। वही तो होगा जीरो वर्क का मतलब, क्योंकि वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देख लेंगे कि यहां पर एनर्जी क्या रही। आपको पता है कि ये बॉडी, ये जो गठरी है, इस कुल्ली की हाइट चलो मान लेते हैं कि h है। तो इस गठरी की एनर्जी यहां पर कितनी है, पॉइंट ए पे mgh, जो आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी भी थोड़ा कंसेप्ट होगा। mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, समझ में आ रहा, ऑन द हेड ऑफ दिस कुली। जब ये यहां पहुंचा तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द अगेन एनर्जी ऑफ दिस गठरी, mgh, क्योंकि हाइट ऑफ द कुल्ली नॉट गेट चेंज्ड, वो छोटा लंबा तो नहीं हुआ, कुल्ली तो कुल्ली ही रहा, उसकी हाइट वही की वही रही। तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे ऑन द हेड ऑफ द कुली, दैट इज अगेन द सेम पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी वही की वही रही। इसका मतलब है कि एनर्जी यहां पर कंजर्व रही, वो तो रहती है, मतलब कि जो वैल्यू यहां पर था ए पॉइंट पे वही बी पोजीशन पे भी है। तो मतलब कि इस पे इसकी एनर्जी ना बढ़ी ना घटी। तो इसका मतलब ये है कि इसको ना ट्रांसफर, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई वर्क इज 0। इस 90 डिग्री का मतलब यही है कि वर्क 0 निकली, मतलब कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इस वर्क की, कि ये जो है एक्चुअली वर्क कहाँ से निकलती है। इट इज़ obtained from the displacement of the point of application of the force, यानी कि जब वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो जाएगा तब जाके हम बोलेंगे कि उस फोर्स ने वर्क की है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया कि वर्क जो है ये पॉजिटिव भी निकल सकती है, नेगेटिव भी, और इवन जीरो भी, वो भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ इट इज़ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वर्क जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, मतलब कि डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट वर्क निकलेगी विद द सेम फोर्स। तो एक्चुअली आपको पता है, ये चीज क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं, वर्क जो होता है वो होता है F डॉट ds, मतलब कि वर्क डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम फोर्स की बात करेंगे, इट इज नॉट फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट, इट इज नॉट फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। कौन, फोर्स। मगर जब हम क्या करेंगे, जब हम फोर्स की बात करें, अगर नेट फोर्स की बात करेंगे ना, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट मोटे मोटे तौर पे आप ये याद रखिए कि जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इधर जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क भी किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फोर्स वर्क करता है और आप उसको एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हो, और अगर फिर से आप उसी फोर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कितना वर्क कर रहा है, पर
पर दूसरे पॉइंट से, तो वो दोनों वर्क जो वहां से कैलकुलेट होगी और जो यहां से वर्क कैलकुलेट होगी वर्क वो डिफरेंट हो सकते हैं। दैट इज वाई वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट। ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। चलो ये मैंने एक लिफ्ट लिया, लिफ्ट, तो इसके अंदर एक बक्सा है, चलो इट इज हैविंग अ मास m। तो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ विदाउट एनी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ कि इस बक्से पे तो फोर्सेस आ जाएंगे। चलो मैं एक फोर्स की बात करता हूं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा और वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। सही बात है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास इनसाइड दिस लिफ्ट। सही बात है। ये क्लियर करने के लिए ये समझिए ये एग्जांपल। तो यहां पर मैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? इट इज नथिंग, इट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो ये ए कोई बंदा बैठा है और ये बी कोई बंदा बैठा है। ए जो बंदा है ये लिफ्ट के बाहर बैठा है और जो बी जो बंदा है वो लिफ्ट के अंदर बैठा है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो बंदा भी बैठा है जो ऑब्जर्वेशन उठा रहा है ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों से हम ऑब्जर्वेशन कराएंगे। समझ में आ रहा है? सो दीज आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो वर्क निकलेगी अगर वो इसके बराबर निकली जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि दोनों से सेम निकली। अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट निकली तो वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट। सो इस बक्से की जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। सपोज ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सपोज यही मान लेते हैं, यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हम देखेंगे ये कितना डिस्प्लेस हो गया है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, क्योंकि काम तो फोर्स ही करेगा। तो यहां पर जो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे पड़ रहा है हम देखेंगे वो फोर्स कितना, ये नॉर्मल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, मगर किस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए? फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए एंड फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी। सो चलो पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए के लिए करते हैं। वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स when observed by the point A, when observed by the body A। ये जो बंदा यहां पर बैठा है ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको। चलो मैं इसको A सबस्क्रिप्ट नाम लिखता हूं। WA means what? It is the work done by the normal force when observed by the person A standing outside the lift। सही बात है। पहले इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे वर्क क्या निकलेगी। ये इसको देख रहा है लिफ्ट किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। और ये मुझे बताओ ये बॉडी अंदर बैठी है तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा इस बॉडी के मुताबिक क्या ये बॉडी भी ऊपर जाएगी? हाँ, लिफ्ट ऊपर गया तो बॉडी थोड़ी ना उधर रहेगी, बॉडी भी ऊपर जा रही है। चलो 2-3 सेकंड के लिए ये बॉडी ऊपर तक डी डिस्प्लेस हो गई। लिफ्ट ऊपर तक कितना डिस्प्लेस हो गया? डी। तो उतने में बॉडी भी ऊपर कितनी चली होगी? डी। तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है? एन। तो वो किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट इज डी। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो अंदर बैठी ये भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गई, मतलब कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी ऊपर की तरफ कितना चला? डी। तो जब ये देख रहा है तो इसने बॉडी को भी देखा ये ऊपर जा रही है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। तो बताओ वर्क डन कितनी निकलेगी? सो वो निकलेगी एफ डॉट डी एस। सही बात है कि नहीं? सो एफ कितना है? नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। डी एस डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस बॉक्स है की? डी, क्योंकि बॉक्स भी ऊपर की तरफ गया, उसकी भी डिस्प्लेसमेंट होगी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉक्स है एंड द angle between the displacement of this box and the normal force, that is 0, and cos 0 is 1. So WA, work done by the normal force when observed from observation point A comes out to be n d. D is the displacement of the lift, or we can say D is the displacement of this box inside the lift। सही बात है। Is it 0 or non-zero? तो ये non-zero है। ये जो वर्क यहाँ पर निकली इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, मगर ये वर्क किसने करी? इसी नॉर्मल फोर्स ने। मगर ऑब्जर्व कौन कर रहा है? पॉइंट ए। ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये पर्सन ए कर रहा है इसको ऑब्जर्व। अब हम इसी को
फिर से देखेंगे, यही वर्क निकालेंगे। पर अब कौन ऑब्जर्व कर रहा है? अब बी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है जो अंदर बैठा है लिफ्ट के अंदर। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स when observed by the person B standing inside the lift। लिफ्ट किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ। एन अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस बॉडी की व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन बी? तो पर्सन बी लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऊपर गया, बॉडी भी ऊपर गई, पर्सन भी ऊपर गया। पर्सन को लग रहा है कि ये बॉडी ऊपर नहीं चली क्योंकि वो भी उसी में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो तो देख रहा है कि नॉर्मल फोर्स इस पे पड़ रहा है, पर जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, बॉडी भी बॉक्स भी ऊपर जा रहा है और ये जो बंदा बैठा है वो भी ऊपर जा रहा है, उसको लग रहा है कि दिस इज एट रेस्ट। तो वो ये देख रहा है कि ये जो बॉडी अंदर बैठी है वो डिस्प्लेस नहीं हो गई, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, बल्कि ए पर्सन के लिए, पर्सन ए के लिए लिफ्ट ऊपर गया, बॉडी भी ऊपर गई, पर बंदा तो इधर ही ना रहा। इसने देखा कि वो डिस्प्लेसमेंट कितनी, वो डी निकली थी। तो how much is the work done when calculated by the person be standing inside the lift? It comes out to be 0। तो इधर क्या निकल रहा है? इसी नॉर्मल फोर्स ने 0 वर्क भी करी, इसी नॉर्मल फोर्स ने उसी बॉडी पे एनडी वर्क करी, यानी कि दैट इज नॉन जीरो। यहां पर क्या निकली? वर्क 0। बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इसलिए आया हमें क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड द लिफ्ट है, यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड द लिफ्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए, तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम फोर्स की वजह से जिस पे पड़ रहा है वो डिफरेंट वर्क्स निकले। तो इसका मतलब ये है कि वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हुई, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, दैट इज व्हाई वर्क इसके लिए नहीं हुई, इसके लिए हुई। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि वर्क इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। तो मुझे लग रहा है कि वर्क के बारे में ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे।